गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग न्यू यूनिट रे ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ रहे थे और उस इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स में तमाम छोटे छोटे टर्म्स हम लोगों ने पढ़े और लास्ट टर्म हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने आपको तमाम छोटी छोटी बातें बताई थी जो बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए भी और अच्छे न्यूमेरिकल के लिए भी जितनी छोटी बातें बताई जा रही हैं उनको आप याद रखिएगा। अगला हेडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद अगली हेडिंग लिख लीजिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आप लोअर क्लास में पढ़े हो 10th क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बार यहाँ पर हम रिवाइज कर दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जब कोई रे बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो ज्यों ही लाइट दूसरे मीडियम में इंटर करती है अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई रे बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और यहाँ के बाद मीडियम बदल गया तो ज्यों ही मीडियम बदलेगा रे को जिस पाथ से जाना चाहिए था उस पाथ को वो छोड़ देगी और उस पाथ को छोड़कर थोड़ा सा भटक जाएगी, डेविएट हो जाएगी। और ये तब होता है जब मीडियम चेंज होता है। जैसा कि आप जानते हो कि लाइट का ये नेचर है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे चलती है, लेकिन जब लाइट स्ट्रेट पाथ पे चलते हुए जा रही हो और रास्ते में अचानक मीडियम चेंज कर दिया गया हो तो लाइट अपना जो स्ट्रेट पाथ जिस पाथ से आ रही थी, जिस पाथ से उसको जाना चाहिए था, वो छोड़कर अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाएगी। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट का अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाने की जो घटना है, इसी घटना को हम फिजिक्स के लैंग्वेज में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा कि द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ ए रे बीम ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो इस डेफिनेशन को हम लिख भी दे रहे हैं, चाहे लिख लीजिएगा बुक से, आपको याद भी होगा। सिंपल है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट का अपने पाथ से डेविएट हो जाने की घटना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ ray beam of light after passing through from one medium to another is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट का अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाना, डिफ्लेक्ट हो जाना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब इसको यदि आप फिगर से दिखाना चाहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को तो देखिए कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए ऊपर एयर है और नीचे सपोज कर लीजिए कि वाटर है और ये बीच में जो आपको लाइन दिख रहा है ये वास्तव में एक सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो कोई भी ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को अलग करता हो, सेपरेट करता हो, उसी सरफेस को हम इंटरफेस कहते हैं। यही इंटरफेस है, ठीक है। वह सरफेस जो दो मीडियम को अलग करता हो उसी को इंटरफेस कहते हैं। तो ये इंटरफेस हो गया, इसके ऊपर एयर मीडियम हो गया, इसके नीचे वाटर मीडियम हो गया। वाटर को थोड़ा सा डॉटेड लाइन से हम शो कर दे रहे हैं। अब मान लीजिए एक लाइट ऐसे आ रही है तो चूंकि आप जानते हो कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे चलती है तो इसलिए लाइट एकदम स्ट्रेट पाथ होते हुए यहां आ रही है, ठीक। तो जो लाइट या जो रे इंटरफेस की तरफ आती है, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में इसको समझना, क्योंकि यहां पर तो मान लो आपको इजी लगेगा
लेकिन जब आप लेंस पढ़ेंगे और डबल रिफ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा वहाँ पर, या कोई सरफेस से डबल रिफ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर इन चीज़ों की, छोटी चीज़ों का बड़ा महत्व हो जाता है। तो मैंने बताया कि जो रे इंटरफेस की तरफ आती है, यही इंटरफेस है आपका, इंटरफेस की तरफ आती है, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। मान लीजिए इस रे का नाम हम एओ रख दिए, तो आपका जो एओ है वह इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, तो इंसिडेंट रे में कोई प्रॉब्लम, वह रे जो इंटरफेस की तरफ आती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक, अब ये इंसिडेंट रे इंटरफेस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यानी वो जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। क्लियर। दूसरी बात, इंसिडेंट रे जिस मीडियम में ट्रेवल करती है, जिस मीडियम में होती है, उसी को मीडियम 1 कहते हैं। तो चूंकि यही इंसिडेंट रे है और ये एयर में है, इसलिए हमारा जो एयर है वह मीडियम 1 है। तो कोई पूछे कि मीडियम 1 क्या है, मीडियम 2 क्या है, तो सीधा बता दीजिए कि वह मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे ट्रेवल करती है उसको मीडियम 1 कहते हैं। अब यहां पर जैसे दो मीडियम है, एयर और वाटर, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी मीडियम 1 मान लीजिए, किसी को मीडियम 2 मान लीजिए, ऐसा नहीं है। जिस मीडियम में इंसिडेंट रे ट्रेवल करती है उसी को आपको मीडियम 1 मानना है। ठीक, और जब ये मीडियम 1 हो गया तो निश्चित रूप से ये मीडियम 2 होगा, तो इसको हम मीडियम 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या है बता दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है बता दिया, मीडियम 1 क्या है बता दिया, मीडियम 2 क्या है बता दिया। अब ये रे ऐसे आ रही है। अब यहां के बाद चूंकि रे का नेचर है कि स्ट्रेट पाथ पे चलनी है, तो ये रे चलना तो ऐसे चाहेगी, सीधे ऐसे सीधे जाना चाहेगी, लेकिन चूंकि यहां के बाद मीडियम चेंज हो रहा है, इस इंटरफेस के बाद मीडियम बदल रहा है, और मैंने अभी बताया है कि जब कोई रे बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है, अपना जो वास्तविक पथ है, जो सही रास्ता है, जिस रास्ते उसको जाना चाहिए, उसे चेंज कर देती है। तो चूंकि लाइट स्ट्रेट पाथ पे ऐसे आ रही थी, यहां के बाद मीडियम चेंज हो गया, तो लाइट को जाना तो ऐसे ही चाहिए था, सीधे जैसे डॉटेड लाइन दिखाया हमने, लेकिन चूंकि यहां के बाद मीडियम चेंज हो रहा है, इसलिए रे का पाथ भी चेंज हो जाएगा। रे इस पाथ से नहीं जाएगी, अपना रास्ता बदल देगी। अब रे अपना पाथ चेंज करके किधर जाएगी, यह जानने के लिए नॉर्मल खींचते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि जब कोई रे बीम ऑफ लाइट आ रही हो और जहां से मीडियम चेंज हो रहा हो, तो क्लियर है कि रे अपना पाथ छोड़ देगी, रे अपने पाथ से भटक जाएगी, जिस पाथ से रे को जाना चाहिए उससे नहीं जाएगी। अब जब पाथ भटक जाएगी, रे को जाना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन अब इस पाथ से जाएगी नहीं, क्योंकि यहां के बाद मीडियम चेंज हो गया। अब रे किस पाथ से जाएगी, इसी की जानकारी के लिए नॉर्मल ड्रा करना पड़ता है। बिना नॉर्मल ड्रा किए पता ही नहीं चलेगा रे किधर जाएगी। इसलिए जब भी कोई रे बीम ऑफ लाइट आ रही हो और कहीं से यदि मीडियम चेंज हो गया हो, तो पहली बात आप समझ लें कि रे का पाथ अब चेंज हो जाएगा, और दूसरी बात समझ लें कि रे का पाथ चेंज होकर किधर जाएगा, ये जानने के लिए नॉर्मल ड्रा करना पड़ता है। तो नॉर्मल ड्रा कैसे करते हैं कि एक ऐसी डॉटेड लाइन खींचिए, गाढ़ी लाइन है डॉटेड, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होकर जाए और इंटरफेस के नॉर्मल हो। कहीं भी नॉर्मल खींचना हो तो आप क्या कीजिए, एक ऐसी डॉटेड लाइन खींचो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होकर पास करे, और यह जो हमारा इंटरफेस है उससे 90 डिग्री पर हो। ऐसी लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। एमएन खींच दिए, तो यहां हमारा जो एमएन है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो यदि नॉर्मल का डेफिनेशन पूछा जाए तो बता दीजिए, ए लाइन व्हिच पास थ्रू फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर टू इंटरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। यानी वह रेखा जो आपतन बिंदु से होकर गुजरती हो और अंतरा पृष्ठ पर, इंटरफेस पर, अंतरा पृष्ठ पर लंबवत हो, ऐसी रेखा को हम नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। तो इसको हिंदी में अभिलंब भी कहते हैं।
ठीक, अब देखिए अभिलंब खींच दिया हमने। अब यदि आपकी प्रकाश की किरण, आपकी रे बीम ऑफ लाइट रेरर से डेंसर जा रही हो, जैसे एयर आपका रेरर मीडियम है और वाटर आपका डेंसर मीडियम है, तो जब कोई रे बीम ऑफ लाइट रेरर से डेंसर जाएगी यानी विरल से सघन में जाएगी, तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। तो चूंकि यहां रे रेरर से डेंसर जा रही है, इसलिए रे सीधे ना जाकर थोड़ा सा नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। तो थोड़ा सा नॉर्मल की ओर इसको झुका दीजिए ऐसे, और ऐसे निकल जाएगी। ठीक, इस रे का नाम हमने रख दिया ओबी। तो चूंकि ये जो ओबी रे है वह इंटरफेस से दूर जा रही है, तो जो इंटरफेस की ओर आती है वह इंसिडेंट रे होती है, और जो इंटरफेस से दूर हो जाती है, जब दूर की तरफ जाती है, वह रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। यानी OB इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड रे। तो ये सीधी सी पहचान है कि जो भी इंटरफेस से दूर जाएगी वो रिफ्रैक्टेड रे होगी। तो चूंकि इसका नाम इंसिडेंट रे है, इसका नाम रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों अलग अलग नाम है, इसलिए एक को सिंगल एरो से दिखाया हूं, एक को डबल एरो से दिखाया हूं। ये आप भी कीजिएगा, ठीक है। अगली चीज, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो बना एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइट के रिफ्लेक्शन को हमने फिगरली दिखाया और एक ऐसी रे दिखाया जो रेरर से डेंसर की तरफ जा रही है। अब यदि मान लीजिए ये हमारा डेंसर मीडियम है यानी सघन माध्यम है, और ये रेरर मीडियम है, ठीक। और एक प्रकाश की किरण ऐसे डेंसर से रेरर जा रही है, तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। अब रे को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ के बाद मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए रे अपने एक्चुअल पाथ से जाएगी नहीं। एक्चुअल पाथ से किधर हटेगी ये जानने के लिए हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल हमने मान लिया MN। अब चूंकि रे जा रही है डेंसर से रेरर, तो जब रे रेरर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की ओर आएगी, और जब डेंसर से रेरर जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, तो ऐसे जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी लाइट रेरर से डेंसर जाएगी तो जिस एक्चुअल पाथ से जाना है उससे थोड़ा नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, और जब लाइट डेंसर से रेरर में इंटर करेगी तो जिस पाथ से उसे जाना चाहिए था उससे दूर हो जाएगी, नॉर्मल से और दूर हो जाएगी। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है ना। ये इंसिडेंट रे हो गया और वो भी रिफ्लेक्टेड रे हो गया। क्लियर। अब मान लीजिए यही रिफ्लेक्शन स्फेरिकल सरफेस के साथ आपको शो करना है। मान लीजिए यह एक स्फेरिकल सरफेस है, या तो अभी जो इंटरफेस दिखाया गया ये प्लेन था, तो प्लेन इंटरफेस से रिफ्लेक्शन और नॉर्मल कैसे दिखाते हैं ये आपको फिगर में बताया। अब यदि आपका इंटरफेस प्लेन ना होकर स्फेरिकल हो, और मान लीजिए इधर डेंसर है और इधर रेरर है। अब सपोज कर लीजिए एक रे बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, तो चूंकि ये रे बीम ऑफ लाइट यही इंटरफेस है हमारा, तो यह रे बीम ऑफ लाइट इंटरफेस की ओर आ रही है, इसलिए ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। अब इस रे को जाना तो चाहिए था ऐसे, ये याद रखिएगा, ये जो डॉटेड लाइन से बना रहे हैं कि रे को ऐसे जाना चाहिए था, ये हर फिगर में बनेगा। आपको दिखाना पड़ेगा रे को जाना किधर चाहिए था। तो रे को किधर जाना चाहिए था और किधर जा रही है, ये दोनों रास्ता दिखाना है। किधर जाना चाहिए था ये डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और किधर एक्चुअली जा रही है ये गाढ़ी लाइन से दिखाएंगे, याद रखिएगा। अब चूंकि यहां के बाद मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए रे का पाथ भी चेंज होगा। रे का पाथ चेंज होकर किधर जाएगा ये जानने के लिए नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब प्लेन सरफेस पर तो हमने बता दिया नॉर्मल कैसे ड्रा करते हैं, लेकिन यदि आपके पास स्फेरिकल सरफेस हो और बताया जाए नॉर्मल कैसे ड्रा करना है, यहां पर नॉर्मल ड्रा करना हो, तो क्या कीजिए, एक ऐसी लाइन खींचिए जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और स्फेरिकल सरफेस के सेंटर को मिलाए। ये नॉर्मल होगा यहां पर। तो यदि रिफ्लेक्शन प्लेन इंटरफेस से हो रहा है तो नॉर्मल ड्रा करने का तरीका दो फिगर में बताया,
और यदि कहीं रिफ्रैक्शन स्फेरिकल इंटरफेस से हो रहा है, यदि इंटरफेस स्फेरिकल है, तो वहां पर नॉर्मल ड्रा करने के लिए क्या करना है कि एक ऐसी डॉटेड लाइन खींचना है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और स्फेरिकल सरफेस के सेंटर को मिला, यही नॉर्मल हो जाएगा। अब चूंकि रे आ रही है रेरर टू डेंसर, इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल की ओर हट जाएगी, थोड़ा नॉर्मल की तरफ आ गई। नॉर्मल यही है, जाना इधर से चाहिए था, थोड़ा नॉर्मल की ओर आ जाएगी। उसी तरह से मान लीजिए आपका स्फेरिकल सरफेस ऐसे हो और ये डेंसर हो, ये रेरर हो, और एक रे बीम ऑफ लाइट ऐसे जा रही हो। अब रे बीम ऑफ लाइट जा रही है डेंसर से रेरर। अब चूंकि रे बीम ऑफ लाइट को ऐसे जाना चाहिए था सीधे, लेकिन चूंकि यहाँ के बाद मीडियम चेंज हो रहा है, इसलिए रे बीम ऑफ लाइट सीधे तो जाएगी नहीं, पाथ चेंज होगा। और पाथ चेंज होकर किधर जाएगा ये जानने के लिए नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो वही हमने फिर तरीका बताया कि नॉर्मल ड्रा करने के लिए एक ऐसी डॉटेड लाइन खींचिए जो स्फेरिकल सरफेस के सेंटर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होकर पास करे। अब चूंकि यहाँ लाइट टेंसर से रेरर जा रही है, इसलिए नॉर्मल से दूर हट जाएगी। यही नॉर्मल है आपका, नॉर्मल से दूर हो गई। तो ये ओ इंसिडेंट रे हो गई और वो भी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो इस तरह से आपको बताया हमने रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन का सीधा डेफिनेशन कि जब भी कोई रे बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाएगी, और एक्चुअल पाथ से लाइट का डेविएट होने की जो घटना है, इसी घटना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को यदि फिगर से दिखाना है तो हमने बता दिया। इस फिगर में तमाम छोटी छोटी भी बात बताई कि इंसिडेंट रे क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल, ऐसा बताया। प्लेन इंटरफेस में नॉर्मल कैसे खींचते हैं, स्फेरिकल इंटरफेस में नॉर्मल कैसे खींचते हैं, ये भी बता दिया। और नॉर्मल क्यों खींचते हैं, नॉर्मल खींचने की जरूरत क्या है, इसको भी हमने आपको बता दिया। तो ये याद कर लीजिएगा। यहाँ एक छोटी सी बात जरा नोट में देख लें। अपने लैंग्वेज में समझने के लिए आप लिख भी लीजिएगा चाहिए तो, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूं। जैसे मान लो कोई रे बीम ऑफ लाइट है जो कई मीडियम से होकर पास कर रही है। जैसे यहां हमने कई मीडियम बना दिया। मान लीजिए एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है। ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ये तीसरा मीडियम है। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ4। ये चार अलग अलग मीडियम है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ2, μ3 और μ4 है। अब मान लीजिए एक रे बीम ऑफ लाइट आप ऐसे भेज रहे हो, तो जब ये इस मीडियम में इंटर करे, अब जैसे इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन यहाँ के बाद मीडियम चेंज हो रहा है, इसलिए रे का पाथ चेंज होगा। मान लीजिए रे पाथ चेंज करके ऐसे चली आई, फिर उसके बाद ऐसे चली गई, फिर उसके बाद ऐसे आई, फिर उसके बाद ऐसे चली गई, ठीक, और ऐसे निकल गई। तो क्योंकि ये लाइट टेढ़ी मेढ़ी इसलिए जा रही है कि आप जानते हो कि ज्यों ज्यों मीडियम चेंज होता जाएगा लाइट अपना पाथ चेंज करती जाएगी। इसलिए यदि लगातार कई मीडियम एक के बाद एक लाइट के पाथ में आते जाएं तो हर मीडियम में जाने के बाद लाइट अपना रास्ता चेंज करेगी, अपना पाथ चेंज करेगी, इसलिए ऐसे जिगजैग पाथ से होते हुए जाएगी। अब यहां पर हम दो बात समझाना चाहते हैं। पहला, कि यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट कई मीडियम से होकर पास कर रही है तो जिन जिन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस सेम होंगे उन मीडियम में लाइट आपस में पैरेलल होगी, या इसका उल्टा, यदि कोई लाइट कई मीडियम से होकर पास कर रही हो
तो जिन जिन मीडियम में लाइट आपस में पैरेलल होगी उन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एक लाइट इसको देखिए और एक इसको देखिए, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों पैरेलल हैं। इसका नाम हम रख दिए ए बी और इसका नाम रख दिए सी डी। अब आप देख रहे हो कि लाइट ए बी और लाइट सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जब दोनों पैरेलल हैं तो निश्चित रूप से इन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, यानी μ2 इज इक्वल टू μ4। तो ये बात विशेष तौर पे ध्यान देना कि जब भी लाइट कई मीडियम्स होकर पास कर रही हो तो जिनके जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होंगे उनमें लाइट आपस में पैरेलल होगी, या उसका उल्टा जिन जिन मीडियम में लाइट आपस में पैरेलल है निश्चित रूप से उन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है। आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव बुक होगा यदि आप खोल के देखिएगा तो हर बुक में ये क्वेश्चन आपको दिया होगा, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे बहुत बड़ी थीम निकल के आती है कि कहीं भी यदि लाइट को देखिएगा पास हो रही है कई मीडियम से, तो जिन जिन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होंगे उनमें लाइट आपस में पैरेलल होगी, और जब पैरेलल होगी तो नॉर्मल से उनका एंगल भी सेम होगा। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो ये आपका पहला जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। तो ये केवल बस एक आपका रिवीजन था कि जो लोअर क्लासेज में या छोटे क्लासेज में जो चीज़ें पढ़े थे आप भूल गए थे उनको मैंने इस चैप्टर में रिवाइज कर दिया, और कुछ चीज़ें जो आप लोअर क्लास में नहीं पढ़े थे लेकिन रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए बेसिकली आपको जाननी चाहिए थी, उन टर्म्स को भी मैंने इस चैप्टर में कंप्लीट कर दिया। इसलिए ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जो कंप्लीट हो गया। अब हम अगला चैप्टर आपका सिलेबस का स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में, चैप्टर 2, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस, यानी प्लेन सरफेसेस से लाइट का रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारी बातें इस चैप्टर में आपको पढ़ाई जाएंगी। तो आपके चैप्टर का नाम हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस। ये चैप्टर 2 है आपका रे ऑप्टिक्स का। इसमें पहली हेडिंग लिख लीजिए स्नेल्स लॉ। बेस्ड ऑन experiment and observations, Snell's predicted two important laws related to the refraction of light called Snell's law, which are follows। ये स्नेल एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने लाइट के रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी स्टडी की, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको जो मुख्य जानकारी हासिल हुई उसी जानकारी को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से आज पढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड स्नेल ने दो महत्वपूर्ण लॉ दिए थे। उन दोनों लॉ को स्नेल्स फर्स्ट लॉ और स्नेल्स सेकेंड लॉ कहते हैं। ये दोनों लॉ स्नेल्स ने बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन दिया था, इसलिए इसको प्रैक्टिकल लॉ या एक्सपेरिमेंटल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि स्नेल ने जो दोनों लॉ दिया था वो प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट करके पाए हुए रिजल्ट हैं, इसलिए इनको एक्सपेरिमेंटल लॉ कहा जाता है। फर्स्ट लॉ देखिए स्नेल का,
स्नेल ने अपने पहले लॉ में ये बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंसिडेंट रे refracted ray and normal all are lies in same plane। तो स्नेल ने अपने पहले लॉ में बताया कि कोई भी रे बीम ऑफ लाइट यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होगी। यदि इंसिडेंट रे XY प्लेन में है तो नॉर्मल भी XY प्लेन में होगा और रिफ्रैक्टेड रे भी XY प्लेन में होगी। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। ये स्नेल साहब का पहला लॉ है। सेकेंड लॉ, स्नेल ने अपने सेकेंड लॉ में बताया, पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ angle of refraction is always constant for given mediums। यानी स्नेल ने अपने सेकेंड लॉ में ये बताया कि मान लीजिए कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। एक रे बीम ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो चूंकि आपको बताया गया है लाइट को ऐसे जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ के बाद मीडियम चेंज हो रहा है, इसलिए रे का पाथ भी चेंज होगा। रे का पाथ चेंज होकर किधर जाएगा ये जानने के लिए हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। मान लीजिए रे ऐसे जाने लगी तो ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। स्नेल ने अपने सेकेंड लॉ में यही बताया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो उसका साइन, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है उसका साइन, दोनों का साइन, इनका रेशियो, यानी हमेशा याद रखना कि जब कोई रे बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले लीजिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन ले लीजिए। इनका रेशियो हमेशा दिए गए माध्यम के लिए, दिए गए मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। फिर बाद में स्नेल ने बताया कि ये जो कांस्टेंट है साइन आई अपॉन साइन आर, ये जो कांस्टेंट है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के इक्वल होता है। तो ये याद रखना कि जब भी कहीं स्नेल्स लॉ लगाना हो, और पूरी रे ऑप्टिक्स में हर जगह ही स्नेल्स लॉ लगाना है, तो जब भी कहीं स्नेल्स लॉ लगाना हो तो क्या करिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ऊपर रख लीजिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन नीचे रख लीजिए, और इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकेंड मीडियम का लेना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट फर्स्ट। मान लीजिए ये सेकेंड मीडियम वाटर है और फर्स्ट मीडियम एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा आपको सेकेंड मीडियम का ही लेना है। और मैंने अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि सेकेंड मीडियम का मतलब जिसमें रिफ्रैक्टेड रहती हो, ठीक है। तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के विद रिस्पेक्ट ले लीजिए, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी स्नेल्स लॉ लगाना हो तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये स्नेल्स लॉ फर्स्ट रहा और ये स्नेल का सेकेंड लॉ रहा, ठीक है। तो ये स्नेल के दोनों लॉ कंप्लीट हो गए।